हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी जोन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ठीक ठाक ही होंगे और हमेशा की तरह आज भी हम लोग बायोलॉजी क्लास का ही चैप्टर देखेंगे। लेकिन आज चैप्टर को पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों पर। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन है उसको पुश कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए आपको तक पहुंच सके। चलिए तो हम लोग बिना विलंब करते हुए प्रश्न को ही देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? पहला है, आप लोग पहले अपने से टिक लगाइएगा, गेस करिएगा कौन आंसर होगा, उसके बाद हम आंसर आपको देंगे। और यदि जो है जितने ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे आप लोग उसको हल कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए तो हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो था, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? ऑप्शन क है स्थानांतरण, ऑप्शन ख है श्वसन, ऑप्शन ग है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा। सजीव कहने का मतलब है कि आप लोग जानते होंगे कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव जिसमें जान होती है, ग्रोथ करता है, श्वसन की क्रिया करता है, उसे हम लोग सजीव कहते हैं। अर्थात इसमें मुख्य लक्षण जो होता है श्वसन होता है। क्यों होता है? क्योंकि श्वसन पक्षी, जंतु, पौधे सब करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कहने का मतलब है कोशिका का कौन ऐसा भाग है जिसमें सारे गुण जो होते हैं विद्यमान रहते हैं? कोशिका के सारे गुण जो होते हैं विद्यमान होते हैं, कौन ऐसा भाग है? तो बाबू ऑप्शन क है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन ख है कोशिका भित्ति, ऑप्शन ग है जीव द्रव, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। हम बताए थे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? आपको ही बताना है। बताइए क्या कहलाता है? ऑप्शन क है पोषण, ऑप्शन ख है श्वसन, ऑप्शन ग है जनन, ऑप्शन घ है जैव प्रक्रम। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जैव प्रक्रम होगा। क्या होगा? जैव प्रक्रम होगा। क्या होगा? जैव प्रक्रम होगा। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 पे। वे सारी क्रिया, तो 3 हो गया है। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? अर्थात कहने का मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उससे हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। तो स्वपोषी जीव में बताए थे कि क्या होगा राइट आंसर? बताइएगा। तो हरे पेड़ पौधे। क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे। क्या होगा? हरे पेड़ पौधे। चलिए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर चलेंगे हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? ऑप्शन क है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ख है H2O यानी जल, ऑप्शन ग है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन घ है क्लोरोफिल। आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बताए थे कि हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। उसके पश्चात क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज में ही कार्बोहाइड्रेट निहित रहता है। कार्बोहाइड्रेट का जटिल पदार्थ क्या होता है? बताए थे पाचन तंत्र में जटिल पदार्थ क्या होता है, तो उसका जटिल पदार्थ होता है क्या? आप बताइएगा। मंड या स्टार्च, यानी जो हम भोजन करते हैं उसी में कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो भोजन क्या करते हैं? ग्लूकोज को। इसका मतलब इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा।
बताइए, बताया गया है कि नहीं बताया गया है? सारा चीज बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 6 पर चलेंगे। गोबर छत्ता, जिसको इंग्लिश में मशरूम कहते हैं, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑप्शन क है परजीवी पोषण, ऑप्शन ख है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, ऑप्शन ग है मृतजीवी पोषण, घ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण हम बताए थे? आप उस वीडियो को देखिएगा जो हम बताए थे कि पर पोषण 3 प्रकार के, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। और गोबर छत्ता जो है मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आता है, मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन ग इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर चलेंगे हम लोग। पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किससे होती है? यानी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करती है? तो हम बताए थे आपको कि सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पत्तियां का रंध्र, पत्तियां का छिद्र या पत्तियां का स्टोमाटा क्या करता है? पत्तियां का स्टोमाटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट प्रश्न में है कि प्रश्न नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? पहला है क जड़ द्वारा, ख है तना द्वारा, ग है पत्तियों एवं असित रंध्रों द्वारा, घ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों का आदान प्रदान हम बताए थे कि गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्र के द्वारा होता है, पत्तियों में छिद्र के द्वारा होता है। इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है, बाहर करता है, वाष्पन क्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर हम लोग 9 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे कि प्रश्न नंबर 9 है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? चलिए देखिए, सेम टू सेम जो पढ़ाए हैं वही चीज़ है। मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? पहला है डेंटाइन, ख है इनामेल, ग है मज्जा गुहा और घ है अस्थि। तो हम बताए थे कि इनामेल की परत सबसे मजबूत होती है और सबसे ऊपरी परत होती है जो अधिक कठोर और चमकीला होता है, इनामेल की परत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर हम लोग 10 पर चलेंगे। लार, जिसको सलाइवा कहते हैं, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव होता है? कहने का मतलब लार निकलता है तो किस ग्रंथि से निकलता है? स्राव मतलब निकलना। लार ग्रंथि जिसको सलाइवा कहते हैं किस ग्रंथि से, सॉरी लार जो एंजाइम है तो लार किससे निकलता है? ऑप्शन क है पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन ख है यकृत, ऑप्शन ग है जठर ग्रंथि, ऑप्शन घ है आंत ग्रंथि। क्या है? आंत ग्रंथि। क्या है? आंत ग्रंथि। तो बताइएगा लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव होता है? तो हम बताए थे कि मुंह में जो होता है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन ग्रंथि? 3 जोड़ी, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। तो कौन हो जाएगा राइट आंसर? पैरोटिड लार ग्रंथि का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। इनमें प्रश्न नंबर 11 पर चलेंगे। इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता? अब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे क्या है दिया हुआ। इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता? बात समझिएगा कि जठर रस कहाँ से निकलता है। तो जठर रस निकलता है आपको अमाशय में। कहाँ से निकलता है? कहाँ निकलता है? अमाशय में। अमाशय में 3 तरह के क्या होता है, कुछ अम्ल निकलते हैं और कुछ एंजाइम निकलते हैं। कुछ अम्ल निकलते हैं, कुछ एंजाइम। अम्ल में क्या निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एंजाइम में क्या निकलता है? तो म्यूकस, इसको स्लेस्मा भी कहते हैं, पेप्सिनोजेन भी निकलता है। लेकिन ऑप्शन नंबर घ पित्त। पित्त किससे निकलता है? यकृत से। लेकिन कहता है कि जठर रस में मौजूद नहीं है, यानी जठर रस में क्या नहीं निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, म्यूकस निकलता है, पेप्सिनोजेन निकलता है, लेकिन पित्त नहीं निकलता। पित्त कहाँ से निकलता है? पित्त तो निकलता है बाबू यकृत से। पित्त किससे निकलता है? यकृत से। पित्त का स्राव यकृत से निकलता है। अब पित्त संचय किस में रहता है? तो पित्ताशय नामक थैली में रहता है, पित्ताशय नामक थैली में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर जो है 12। इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है?
इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? ऑप्शन क डिओडिनम, इसको हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं। ऑप्शन क डिओडिनम, डिओडिनम का दूसरा नाम ग्रहणी भी है। ऑप्शन ख कोलन, ऑप्शन ग जेजुनम, ऑप्शन घ इलियम। तो बताइएगा इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? डिओडिनम है ये है, इसको ग्रहणी कहते हैं, तो ग्रहणी है ये है, जेजुनम है ये है, इलियम है ये है, कोलन, कोलन तो बड़ी आंत का भाग है ना। बड़ी आंत को दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन? तो बड़ी आंत को दो भाग में बांटा गया, कौन को बांटा गया था? तो कोलन और रेक्टम, जिसको मलाशय भी कहते हैं। छोटी आंत को तीन भाग में बांटा गया था, डिओडिनम जिसको ग्रहणी कहते हैं, जेजुनम और इलियम। अर्थात आपका आंसर जो होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, इनमें कौन अवशेषी अंग है? इनमें कौन अवशेषी अंग है? ऊपरीगामी कोलन, अधोगामी कोलन, अपेंडिक्स, अनुप्रस्थ कोलन। अवशेषी अंग का मतलब होता है कि जो उसमें इस अंग से बिल्कुल अलग है, यानी उससे संबंधित नहीं है, भिन्न है। तो इनमें कौन अवशेषी अंग है? मतलब उसका अलग अंग है, उससे संबंध नहीं है। पहले कहता ऊपरीगामी कोलन, अधोगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन। बाबू आप लोग समझते होंगे कि बड़ी आंत में कोलन जो है, कोलन को तीन भाग में बांटा गया है। कौन कौन? अनुप्रस्थ कोलन, ऊपरगामी कोलन, अधोगामी कोलन और अनुप्रस्थ कोलन। अपेंडिक्स तो अलग है ना, अपेंडिक्स तो यकृत के बगल में लगा हुआ रहता है, इसलिए अपेंडिक्स जो है अवशेषी है, बिल्कुल क्या है? भिन्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग। 14 प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से, ग्रास नली से, आमाशय से, यकृत से। बताइए किसने होता है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, हम बताए थे कि मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का जटिल पदार्थ क्या होता है? स्टार्च, जिसको मंड भी कहते हैं। स्टार्च किस में परिवर्तन होता है? स्टार्च का सरल रूप यानी स्टार्च पच कर क्या बनता है? तो उसका होता है परिवर्तन होता है किस में? शर्करा में। किस में होता है? शर्करा में। अर्थात मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से? मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर क। 15, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम जूम कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन को दिखाएंगे। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, ये तो हो गया। ऑप्शन नंबर 15 हम लोग चलते हैं। 15 नहीं सर, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, हो गया। 14 हो गया है। 15 देखते हैं हम लोग। इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? ऑप्शन क म्यूकस कोशिकाएं, ऑप्शन ख जाइमोजिन कोशिकाएं, ऑप्शन ग मूल पित्तवानी, ऑप्शन घ अम्लजन कोशिकाएं। जठर रस कहता है कि निम्नलिखित में इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? ऑप्शन क म्यूकस। बाबू जठर रस म्यूकस, जिसको सेलेस्मा भी कहते निकलता है। चलिए तो राइट आंसर है जाइमोजिन कोशिकाएं। जाइमोजिन कोशिकाएं ये भी रहता है बाबू। मूल पित्तवानी, मूल पित्तवाहिनी, पित्त तो निकलता है इससे, यकृत से ना बाबू। पित्तवाहिनी तो यकृत से निकलता है। और अम्ल यानी HCl रहबे करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? ग। क्या हो जाएगा? ग। इसलिए ग जो है मूल पित्तवाहिनी, पित्तवाहिनी तो पित्त में होगा, जो यकृत में होगा ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गलत पूछ रहा है, नहीं वाला पूछ रहा है, इसलिए उसका नेगेटिव आंसर देना है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर को देखेंगे। इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? कहता है किसके कारण भोजन जो है मुख गुहा से श्वास नली में नहीं आता है? हम बताए थे बाबू कि मुख गुहा जो है सीधे सीधे जब जाता है आगे तो दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि ग्रसनी, जिसको कहते हैं ग्रसनी, दो भाग में बढ़ जाता है, जिसको श्वास नली और क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं, और एक को कहते हैं क्या बोलते हैं? निगल द्वार। निगल द्वार।
निगल द्वार और श्वास। निगल द्वार किस में खुलता है? ग्रास नली में। और श्वास नली में क्या खुलता है? श्वास नली में खुलता है। आपको बताया गया था कि ग्रासनी दो भाग में बांटा गया है। तो ग्रासनी दो भाग में कौन को बांटा गया है? तो ग्रासनी दो भागों में बांटा गया था। एक तो आपका बांटा गया था आपका कंठ द्वार और एक निगल द्वार। तो कंठ द्वार जो है श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार किस में खुलता है? तो निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है। तो ये बोल रहा है कि श्वास नली में नहीं जा पाता है भोजन, किसके कारण? हम बताए थे कि एक ढक्कन रहता है श्वास नली पर, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? एपीग्लैटिस ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीग्लैटिस ढक्कन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ख जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 17 पे चलेंगे सॉरी। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? ऑप्शन क है काइम, ऑप्शन ख है संसक्स एंटेरिकस, ऑप्शन ग है मल, ऑप्शन घ है चाइल। देखिए बाबू, ऑप्शन अमाशय में जो गल जाता है एकदम लय जैसा बन जाता है। अमाशय में जब भोजन जो है पूर्ण रूपेण गलता है यानी लय जैसा मिल जाता है उसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। लेकिन जब पूर्ण रूप में पच जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको चाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाइल। याद रखिएगा, उसको चाइल कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है घ राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर घ, 17 का घ राइट आंसर। देखिए अब हम पढ़ाते हैं बढ़िया से, मैंने धीरे धीरे। ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें आपको अधिक प्रश्न को टैली करना होता है, इसलिए थोड़ा स्पीड है। लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोगों को कोई प्रश्न दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। कारण है कि सब पढ़ाया हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा केवल। आज जो विद्यार्थी पढ़े हैं वो देख भी रहे होंगे, जो पढ़ाए हैं सर वही चीज़ तो है। निम्नलिखित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? बताया गया है अमीबा भोजन कैसे करता है। ऑप्शन क है फुटपाथ, ऑप्शन ख है न्यूक्लियस, ऑप्शन ग भोजन राजधानी, और ऑप्शन घ कोशिका मुख। बताइएगा भोजन किसके द्वारा, चाहे भोजन करना हो, चाहे भोजन निकालना हो, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो, किसके द्वारा करता है? फुटपाथ के द्वारा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पर हम चलेंगे। निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? यानी निम्नलिखित में कौन अमीबा पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? कहने का मतलब है क्या अमीबा के पोषण से संबंधित नहीं है? अंतिग्रहण, दूसरा है पाचन, बहिष्करण और अपघटन। बाबू अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, पाचन भी होता है, बहिष्करण। अपघटन तो जो जीव बड़ा बड़ा का होता है ना, अपघटन तो जिसको कोई पदार्थ नहीं खाता पीता है उसको होता है अपघटन। यानी ये कवक और बैक्टीरिया वगैरह को, अमीबा को नहीं। अमीबा का क्या होता है? अपघटन नहीं होता, बहिष्करण होता है, पाचन होता है, अंतर्ग्रहण होता है। यानी आदमी की तरह उसमें भी कार्य करता है। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 20 पर चलेंगे हम लोग। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? यानी अमीबा में जो भोजन पचता है कहाँ पचता है? हम बताए थे अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, आप लोग बताइएगा। पहला कुटपाद, ख है भोजन राजधानी, ग है केंद्रक और ऑप्शन घ है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। किस में है बताइए तब? ये तो आप लोग बता सकते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन किस में? भोजन राजधानी में बाबू। अब हम लोग प्रश्न नंबर 21 पर। पैरामीशिया में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? शरीर के किस रचना से होता है? तो पैरामीशिया में भोजन करने के लिए एक स्थान होता है जिसको क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। बताया गया था। अगला प्रश्न, अमीबा में पोषण किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? पोषण के किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है? अमीबा में पोषण के किस प्रक्रिया को, अमीबा में पोषण के किस प्रक्रिया को दर्शाया गया बाबू? तो बताइएगा आप लोग। पहला है अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। देखिएगा बाबू फिगर में, फिगर नंबर क में देखेंगे तो क में क्या हम लोग देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पे भोजन अंदर है। क्या बाबू? भोजन जो है अंदर है। दूसरा जो है भोजन यहाँ क्या कर रहा है? बाहर कर दिया। यानी जो बेकार पदार्थ है वो क्या किया? बाहर किया। फिर बेकार पदार्थ क्या किया? उससे हल्का बाहर मुंह खोला,
उसके बाद एकदम बाहर कर दिया। क्या कर दिया? एकदम बाहर कर दिया। यानी इसमें क्या हो रहा है? बहिष्करण होता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्या कर दिया? बहिष्करण। क्वेश्चन मतलब क्या हो जाएगा? राइट उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहिष्करण हो जाएगा। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहिष्करण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 पे। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? चलिए बताया गया आप लोग को। इस समय टाइम हम नहीं देंगे। जहाँ पे प्रश्न में दिक्कत होगा आप लोग फिर से कमेंट कर सकते हैं। 8 से 10 मीटर ऐसे प्रश्नों में हम टाइम नहीं देंगे। जहाँ पे लगेगा किस टाइम प्रश्न हमको देना होगा, इसमें टाइम देना होगा, बच्चों को बताना होगा, हम खुद ही बता देंगे उसमें। 24 है, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में किस रचना की मदद से होता है? यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य में भोजन स्वाद पता करता है, किसके द्वारा करता है? किसके द्वारा जो है वो स्वाद का पता करता है कि भोजन खट्टा है, मीठा है कि तीता है? किसके द्वारा मतलब करता था? हम बताए थे कि मनुष्य के जीभ में छोटी छोटी कलियां होती है जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, और इसी के द्वारा वह भोजन के स्वाद को क्या करता है? पता करता है। इस समय टाइम देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 25 पर हम लोग चलेंगे। सॉरी, प्रश्न नंबर 25 पर चलेंगे हम लोग। 25 क्या है? दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई न करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? हम बताए थे सबसे लास्ट क्लास में, सबसे लास्ट में वीडियो लिए थे, उसमें बताए थे कि जब हम शर्करा भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ कण दांत में फंस जाता है, जो बैक्टीरिया क्या करता है? क्रिया करता है और अम्ल का निर्माण कर देता है, जिससे एक अस्थायी परत बन जाता है। उस अस्थायी परत को ही हम लोग क्या कहते हैं? दंत प्लांक कहते हैं। दंत प्लांक कहते हैं। और यही दंत प्लांक धीरे धीरे क्या करता है? दांत को फोड़हड़ कर देता है, जिसे हम लोग दंत अस्थि क्षय कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 पर, इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? पहला है ग्नाशय, ऑप्शन क है ग्नाशय, ख है पैरोटिड, ग है सबमैंडिबुलर और घ है सबलिंगुअल। हम बताए थे कि मनुष्य के मुंह में जो है लाल ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन? पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। लेकिन अग्न्याशय ग्रंथि नहीं पाया जाता है। ये तो किस में संपर्क में रहता है? ये तो छोटी आंत के संपर्क में रहता है, जो पान की पत्ता की आकार की होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आहार नाल में क्रमाकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? आहार नाल में क्रमाकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो देखेंगे बाबू, हम लोग यहाँ पर समझेंगे कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया? इसको पुश किया, दबाया, तो दबाया तो भोजन कहाँ आ गया? आगे आ गया। अब धीरे धीरे दबाते जा रहा है, दबाते जा रहा है, दबाते जा रहा है, दबाते जा रहा है, फिर भोजन कहाँ हो गया? आगे आ गया। यानी क्या कर रहा है? देखिए हम बताए थे क्रमाकुंचन के बारे में। शिथिलन असंकुचन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। यानी संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। संकुचन का मतलब बाबू सिकुड़ना। संकुचन का मतलब सिकुड़ना। और शिथिलन का मतलब होता है फैलाव। शिथिलन का मतलब होता है फैलाव। कहने का मतलब है संकुचन में सिकुड़ रहा है। तो यहाँ देखिए सिकुड़ रहा है कि नहीं सिकुड़ रहा है? सिकुड़ रहा है, सिकुड़ के आगे कर रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसे क्या कर रहा है? सिकुड़ते जा रहा है, यानी संकुचन होते जा रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकुचन। अगर फैलते जाता तो क्या होगा? शिथिलन। यानी फैलाव होता है तो शिथिलन होता है, और संकुचन होता है तो सिकुड़न होता है। मतलब संकुचन मतलब सिकुड़ना और शिथिलन मतलब फैलाव। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 28, किसको देखेंगे? 28 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का अस्त्र होता है? और अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का अस्त्र होता है? सलखाव एपिथेलियम कोशिका का,
क्यूबॉल एपिथेलियम कोशिका का, पछमल एपिथेलियम कोशिका का, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का, किसका होता है बताइएगा आप लोग। तो इसमें होता है स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का। ऑप्शन नंबर घ स्तंभाकार। जब अमाशय की दीवार जो होती है वो खड़ा होता है, स्तंभ जैसा होता है, एपिथेलियम के बना होता है, जिसमें क्या करता है, उसी को रक्षा करता है क्या, म्यूकस। अगर रक्षा नहीं कर पाता है तो हल्का गड्ढा हो जाता है, जिसको अल्सर कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 29 को हम लोग देखेंगे। 29 प्रश्न क्या कहता है, अमाशय की दीवार में होने वाले घाव, जिसको पेप्टिक अल्सर यानी जिसको अल्सर कहते हैं, अमाशय की दीवार में होने वाला घाव अल्सर निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है, यानी कौन अधिक स्रावित होगा तो घाव हो जाएगा। तो बताइए क्या थे, अम्लीय यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या है, अम्लीय है, गैस्ट्रिक, लाइपेस है, सक्रिय, पेप्सिन, म्यूकस है। तो अम्लीय, निश्चित बात है कि अम्ल होगा वही क्या करेगा, दीवार को काटेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय। कौन सा अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, बताइएगा। वसा को, तो देखते हैं बाबू, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल कौन बदलता है, वसा को बदला जाता है। वसा का सरल पदार्थ वसा अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। इसको बदलता है कौन, तो इसको बदलता है, बताए थे, अग्न्याशयी रस। तो अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के रस होता है, ये भी हम बताए थे। कौन कौन होता है, तो वसा अम्ल होता है, उसमें होता है लाइपेस होता है, इमाइलेज होता है, पेप्सिन होता है। सॉरी, पेप्सिन नहीं होता है, लाइपेस होता है, इमाइलेज होता है, लिक्लियज होता है। ये 3 प्रकार के जो होता है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइपेज जो होता है वसा अम्ल को, जिसको लाइपेज भी कहते हैं, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख। ऑप्शन नंबर ख, यानी इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, तो लाइपेज में बदलता है। प्रश्न नंबर 31 को देखेंगे। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, कहता मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। ऑप्शन क ग्रास नली, ऑप्शन ख अमाशय, ऑप्शन ग छोटी आंत, ऑप्शन घ बड़ी आंत। 3 में कौन हो जाएगा, तो छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक, लगभग कितना, 6 मीटर बताया गया होगा। कितना बताया गया होगा, 6 मीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ऐसे छोटी आंत की लंबाई कहीं कहीं 7 भी देता है, लेकिन 6 का औसत माना जाता है। कहीं कहीं 7 देगा तो चलेगा, मान लेगा सबसे नज़दीकी में वही रहेगा उसका। तब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। पहला है, ऑप्शन क है अग्न्याशय, ख है यकृत, ग है जठर ग्रंथि, और ऑप्शन जो है घ है पैरोटिड ग्रंथि। क्या है, पैरोटिड। फिर से सुनिएगा ऑप्शन क अग्न्याशय, ख यकृत, ग जठर ग्रंथि और घ पैरोटिड ग्रंथि। प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो बताइए किए थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, यकृत से पित्त का स्राव होता है ना, ये सब बताया गया था। ठीक है, जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं सारे प्रश्न को आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा, और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पूछेगा। जितना हम बता दिए हैं केवल उतना ही ध्यान रखिए, और ये सब जो ऑब्जेक्टिव है इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बच्चों को हम नहीं ठगते हैं, 5 को 10 को ऑब्जेक्टिव बता दिए और उसमें कि चलो बाबू इसको रट लो, गेसिंग है, नहीं। पूरा जब ऑब्जेक्टिव याद कर लेगा तो काहे नहीं लड़ेगा। इसमें भी, इसके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट को समस्या होती है कि ना सर ये इसका क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।